In this video, I will tell you about how to read basic books for the prelims. Now for clearing prelims, the most important thing, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सारी बेसिक बुक्स कंप्लीट करना। जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, या कोई भी आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी के आप किसी कोचिंग के या कहीं के नोट्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी, साइंस एंड टेक के लिए बायोलॉजी की एनसीईआरटी कुछ पार्ट पढ़ना पड़ता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की बुक एनसीईआरटी, नितिन सिंघानिया, ये कुछ बेसिक बुक्स होती हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। सॉरी, जो भी बच्चा क्लियर, जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स क्लियर कर पाता है, जिसने भी अभी तक तैयारी की होगी, उसे पता होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, ये शुरू करने के पहले कि इन बुक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, आई वांट टू टेल यू that before starting you need two things which are the most important things. One is clarity and other is trust. Clarity over which one main source that you will follow. आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक कौन सा मेन सोर्स है, एक कौन सी मेन बुक है, या कोई भी नोट्स है या कुछ भी है जो आप फॉलो करने वाले हैं। बिकॉज मोर देन वन आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये आपके पास की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है सॉरी, वो मैं स्पेक्ट्रम से पढ़ूंगा और कहीं से नहीं पढ़ूंगा। तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। एंड दूसरा, ट्रस्ट इन द सोर्स दैट यू फॉलो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक बुक पढ़ रहे हैं, आपने पिछले साल के या कुछ साल का प्रीलिम्स का पेपर देखा और आपको लगने लगा कि यार इससे तो कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दूसरी बुक से एक साल ज्यादा आ गए थे, तो मैं ये वाली पढ़ दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी और ट्रस्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी तैयारी शुरू कर पाएंगे। ठीक है। Now I will tell you the step wise approach to reading any basic book। और मैं आपको लाइफ एग्जांपल एक बुक पढ़ के भी बताऊंगा, स्पेक्ट्रम पढ़ के, जो कि एक लगभग सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं, तो मैं वो आपको करके बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपको कुछ, लेकिन वो करके दिखाने के पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहली, रीड इट कंप्लीटली। जब पहली बार आप पढ़ रहे हैं देन यू हैव टू रीड द बुक कंप्लीटली। एक एक चीज आपको पढ़नी है। रीड इट, नॉट ट्राई टू लर्न इन फर्स्ट गो। आपको सारी चीजें पढ़नी है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है। बट अगेन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको याद नहीं करना है, बट प्लीज बी अटेंटिव। जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं तो हंसी मजाक में मत पढ़ें, प्लीज बी अटेंटिव। ध्यान से पढ़ें, समझें चीजों को, याद करने की कोशिश ना करें। एंड डू नॉट स्किप एनीथिंग थिंकिंग दैट इट विल नॉट कम इन एग्जाम। आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है उस बुक की ये सोच के कि वो एग्जाम में नहीं आएगी। विथ सर्टेन एक्सेप्शंस, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिल्कुल नहीं आती। जैसे आप नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं तो उसके बहुत सारे चैप्टर हैं जो है ही नहीं यूपीएससी के सिलेबस में, तो आपको पढ़ना ही नहीं है। इसी तरह और भी चीजें हैं जो जिसकी काफी चीजें छोड़ी जाती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम सर्टेन एक्सेप्शंस यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग जब आप पहली बार बुक पढ़ रहे हैं। The second step is have an idea of the kind of questions coming in the exam। आपको ये कैसे पता चलेगा? by looking at the PYQ। और PYQ आपको कब देखने हैं? जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर के बाद आप PYQ देखिए, है ना। टॉपिक वाइज PYQ की बुक आती है, उसको उठा के देखिए कि उस चैप्टर से कौन से आए थे। फिर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद देखिए, फिर वो पूरी बुक कंप्लीट होने के बाद देखिए। तो इस तरीके से आप 3 टाइम्स PYQ देख लेंगे और इससे आपको आइडिया हो जाएगा द काइंड ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम। पढ़ना आपको पूरा है, बट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसमें ये एरिया इंपॉर्टेंट है। देन इन द सेकंड रीडिंग, मार्क और मेक द नोट। कोई एक चीज करनी है, मार्क और मेक द नोट। मैं मार्क करता था बेसिक बुक्स के, मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए, तो आप या तो अलग से नोट्स बना लें, बुक में ही मार्क कर लें। ऑफ थिंग्स दैट यू फाइंड इंपॉर्टेंट। आपको ये कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? PYQ से। आपने 3 बार ऑलरेडी PYQ सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देन डू नॉट ओवरडू, स्पेशली इफ यू आर मार्किंग इन द बुक। अगर आप बुक में मार्क कर रहे हैं हाइलाइटर से, तो आप ओवरडू ना करें। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार ये भी इंपॉर्टेंट, आप पूरी बुक ही मार्क कर ले जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा चीज मार्क कर रहे हैं, देन डू इट विद पेंसिल, जिससे कि आप बाद में हटा सकें। ऐसा मैं क्यों कह रहा था? बिकॉज नाउ कम्स द रिवीजन। रिवाइज एंड कीप ऑन एडिंग थिंग्स ऑन योर नोट्स और कीप मार्किंग अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको रिवाइज करना है, और आपको अगर और भी एडिशनल चीजें इंपॉर्टेंट मिल रही हैं, और भी चीजें लग रहा है कि ये आ सकती हैं एग्जाम में, तो उसे हाईलाइट कर लेना है, अपने नोट में ऐड कर लेना है। एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग, डू नॉट रीड द होल थिंग। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था? फर्स्ट रीडिंग में आपको पूरी चीजें पढ़नी है विद सर्टेन एक्सेप्शंस, सारी चीजें करनी है। बट आप जब रिवाइज कर रहे हैं, देन डू नॉट रीड द होल थिंग एंड रीड ओनली मार्क थिंग्स और रीड ओनली योर नोट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिवीजन में ज्यादा टाइम लग रहा है, उसकी वजह यही होती है कि आप सारी चीजें दोबारा पढ़ने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्यों आप सारी चीजें दोबारा पढ़ते हैं एक बार पढ़ने के बाद? बिकॉज आप जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो आपने ध्यान से नहीं पढ़ी चीजें, आप इतने अटेंटिव नहीं थे, आपने कोशिश नहीं किया कि आप चीजों को समझे, एनालाइज करें, आपने पीवाईक्यू नहीं देखे। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। देन सॉल्व मॉक्स इन पीवाईक्यू बिकॉज यू मे हैव स्किप्ड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने पूरी बुक पढ़ ली, आपको लगा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ चीजें मार्क कर ली तो आप ऐसा अगर कर रहे हैं, तरीका अपना रहे हैं, तो 90% तो मार्क कर लेंगे, पर 10% चीजें छूट जाएंगी। उसके बाद भी कुछ चीजें छूटती हैं, चाहे जितनी बार भी आप बुक पढ़ लें, वो आपको कहां से पता चलेंगी? स्पेशली मॉक्स से। आप मॉक्स देके देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसमें क्वेश्चन पूछा है मॉक में, यानी कि, और ये बेसिक बुक में भी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ उसमें भी दिया है, तो इसको भी मार्क कर लेता हूँ, शायद ये भी आ जाए। ये तरीका होता है, स्टेप वाइज अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो रीड एनी बेसिक बुक। अब मैं आपको एक बुक पढ़ के दिखाता हूँ, कुछ एक दो चैप्टर इसके, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि ये है ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मुझे पता नहीं कौन सा एडिशन है, जो भी हो लगभग एक ही जैसा रहता है। तो ये इसके पहले ये 5th चैप्टर है, द स्ट्रगल बिगिंस, यानी कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म इंडिया में बिगिन हो रहा था वहां से शुरुआत होती है। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, देन दे आर टेलिंग द फैक्टर्स, दे आर टेलिंग द फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म। सबसे पहले उन्होंने ये डायरेक्टली वो आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए। तो फैक्टर्स इसमें बहुत सारे दिए हैं आपको। स्टार्टिंग से आपको, जैसा कि मैंने बताया, जब पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो पूरी बुक आराम से पढ़िए, दिमाग लगा के कि क्या कह रहे हैं वो। द राइज The rise and the growth of Indian nationalism has been traditionally explained in terms of Indian response to the stimulus generated by British Raj through creation of new institutions, new opportunities, resources, etc. In other words, Indian nationalism grew partly as the result of the colonial policies and partly as the reaction. यानी कि colonial policy के कारण और colonial policy के against reaction to the colonial policy के कारण Indian nationalism emerge हुआ. In fact, it would be more correct to see Indian nationalism as the product of mix of various factors, and these factors are worldwide upsurge of the concepts of nationalism and right of self-determination initiated by French Revolution, Indian Renaissance, offshoot of modernization initiated by the British, and strong reaction to the British imperialist policy in the India. तो ये सारी चीजें के कारण मॉडर्न नेशनलिज्म राइज हुआ। अब एक एक करके चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले द पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रडिक्शन इन द इंडियन एंड द कॉलोनियल इंटरेस्ट, ये एक वजह थी कि जिसके कारण नेशनलिज्म राइज हुआ। उसके बाद इसे डिटेल में बताया, जो कि आपको पूरा पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं पढ़ना है, जिससे कि आपको चीजें समझ आएंगी। देन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, जिससे कि मॉडर्न नेशनलिज्म राइज हो पाया। नेशनलिज्म को राइज होने के लिए क्या होता है? यूनिफाइड, आपको आप यूनिफाइड सबको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तभी एक मॉडर्न नेशनलिज्म राइज हो पाएगा। तो ये यूनिफिकेशन हुआ, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक। अब इसके नीचे पूरा बताया है कि कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना है। देन वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन, इसने कैसे प्रमोट किया। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, rise of middle class intelligentsia, then impact of contemporary movements in the world, reactionary policies and racial arrogance of the rurals। तो ये सारे फैक्टर्स इन्होंने बता दिए जिसके कारण मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ इंडिया में। इसके बाद इन्होंने कहा कि आईएनसी, वन ऑफ द मेजर टूल ऑफ द मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म इज आईएनसी, बट आईएनसी बनने के पहले बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। इन्होंने बताई आप कौन कौन सी थी एसोसिएशन इन द बंगाल, देन कौन सी एसोसिएशन थी इन द बॉम्बे, देन प्री कांग्रेस कौन कौन से कैंपेन हुए थे, और चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। अब अंत में जब आप जाएंगे एक एक चीज पढ़ के तो समरी दिया होगी, इसमें बताया होगा कि फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म, यहाँ पास सारी हेडिंग दे दी होगी। यानी कि आपको अंत में जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ही बस पढ़ के जाना है। और पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी नाम दे दिए, ये भी आप मेंस की तैयारी में जा सकते हैं पढ़ के। लेकिन ये टॉपिक क्या था आज का लेक्चर का, वो मैं मतलब मेन मेरे को आपको क्या बताना था कि आप प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ें। तो जब भी आप पेपर लगाएंगे प्रीलिम्स का, तो आपको एहसास होगा कि प्रीलिम्स के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर वाली, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत जनरल हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते प्रीलिम्स में। ये सारी चीजें भी बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी चीजें आपको रफ आइडिया होना चाहिए और पता होना चाहिए। तो आप इतना बस याद करेंगे, ऊपर की चीजें आप सब कुछ पढ़ेंगे, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ इस पूरे चैप्टर में इतना सा पढ़ के जाना है। इसी तरह आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक करके आप सारी चीजें पढ़ेंगे। सेफ्टी वॉल्व क्या थी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, एरा ऑफ मॉडरेट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद
अंत में आप समरी में पहुंचेंगे तो समरी बहुत कम दी हुई है, और यही आपको अगर आप पूरी ये पढ़ने के बाद भी आप एक एक चीजें आपको सारी पढ़नी है, आपको समझना है, पीवाईक्यू देखना है, और पीवाईक्यू देखने के बाद ये एनालाइज करना है आपको कि किस चीज से क्वेश्चन आ सकता है। मैं इतना सब कुछ पढ़ तो रहा हूं, क्या इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के लिए, जिससे आपको चीजें समझ आ जाए। इंपॉर्टेंट है एक आइडिया लेने के लिए कि आपको किस तरीके से मेंस में लिखना है। बट अंत में जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत कम चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी है। मोर और लेस आप इस चैप्टर में भी समरी पढ़ लेंगे। इसके अलावा 2-4 चीजें हैं, आपको 5-6 लाइनें और मिल जाएंगी ऊपर वाली जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो कि आप अलग से नोट कर सकते हैं। बाकी इतना ही बस समरी पढ़ के जाएंगे आप तो चल जाएगा। इसी तरीके से सब में आपको पढ़ना है, सारी चीजों में आपको देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर में आ सकता है, और इसी हिसाब से पढ़ना है। तो आपको मैंने क्या बताया, स्टेप वाइज अप्रोच। पहली बार में पूरी बुक पढ़नी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके बाद पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करना है। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लग रहा है कि आ सकती हैं उसे मार्क करना है या फिर अलग से नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद जब आप रिवाइज करें तो सिर्फ मार्क की हुई चीजें या अलग से नोट्स जो आपने बनाए हैं वो बस रिवाइज करें। और फिर जब आप बाद में पीवाईक्यू मॉक्स देंगे और ज्यादा, तो आपको एनालाइज होगा कि हाँ कुछ चीजें मेरी और इंपॉर्टेंट थी जो मैंने मार्क नहीं की हैं, जो छूट गई हैं 2-4 चीजें, तो वो आप और मार्क कर लेंगे और फर्दर रिवीजन में भी उन्हें भी साथ में रिवाइज करते जाएंगे। तो एक बहुत सिंपल तरीका होता है, कोई भी एक, सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी बुक पढ़ने का यही एक तरीका होता है। मतलब सिंपल तरीके में आएगा जिससे कि आप इजीली कवर कर सकते हैं सारी चीजें और अपने आप को ओवरबर्डन ना करते हुए सारी बेसिक बुक्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।